गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया, और जिसका नाम है रेखाएं और कोण। बात करें अगर हम अपनी पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम था आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो करते हैं इसका फटाफट से रिवीजन और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आसन्न कोण जो है, सबसे पहली बात, ये दो कोण होंगे। ये जो कोण होते हैं ये जोड़े में होते हैं, तो दो कोण होते हैं आसन्न कोण, ठीक है। और इनमें खासियत क्या होती है? तो सबसे पहली चीज, इन दो कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, एक कॉमन साइड जो है वो इनमें होनी चाहिए। और बात करें नंबर 2, तो इनमें होना चाहिए एक उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है। एक उभयनिष्ठ शीर्ष इसमें इनमें होता है। और फिर बात करें नंबर 3 पॉइंट की, तो देखो एक भुजा तो उभयनिष्ठ होगी, बाकी जितनी भुजाएं बचती हैं वो तो उभयनिष्ठ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक ही भुजा कॉमन हो सकती है। तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, जो भुजाएं कैसी होती हैं, उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, वो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो, वे सभी भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। वे भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। तो ये 3 कंडीशन होती थी, किसके लिए? हमारे आसन्न कोणों के लिए। तो ये थी इसकी थ्योरी। अब करते हैं इसके उदाहरण, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ कोण बनाए इस तरह के। एक यहाँ पे रेखा ऐसी गई, एक ऐसी और एक ऐसी, और यहाँ पे कुछ कोण बने। पहला कोण यहाँ पे लाल रंग का बन रहा है, दूसरा कोण यहाँ पे हरे से रंग का बन रहा है। बात करें इनके नाम लिखने की, तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है जेड। तो सबसे पहले आप मुझे नाम बताइए कि लाल कोण का नाम क्या है? AZB मैम। AZB, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। लाल जो कोण हमारा बन रहा है वो दो रेखाओं के मिलने पे बन रहा है। वो दो रेखाएं कौन कौन सी हैं? पहली AZ यहाँ पे आके मिली, दूसरी BZ आकर के यहाँ पे मिली। AZ को BZ ने जब एक दूसरे से ये मिले, AZ और BZ जब एक दूसरे से मिले, तो एक कोण हमारे पास बना, जिसका नाम है, जिसका रंग है लाल रंग का, और जिसका नाम क्या हो जाएगा? जिसका नाम हो जाएगा कोण AZB, ठीक है। बात करें हरे कोण की, तो हरे कोण का नाम क्या है? मैम। BZC, बिल्कुल सही, कोण BZC। तो क्योंकि ये किस किस रेखा के मिलने से बना है? ये जो आपका कोण बन रहा है ये बना है एक तो BZ रेखा के मिलने से और ZC रेखा के मिलने से। तो यहाँ पे हरे रंग का कोण बन गया और इसका नाम हो गया BZC। बात करें अगर हम लाल कोण के शीर्ष की, कि लाल कोण का जो शीर्ष है वो कौन सा बिंदु है? जेड मैम। जेड, ठीक है। जेड बिंदु शीर्ष है, क्योंकि जेड बिंदु पे ये सभी की सभी रेखाएं आपस में आकर के मिल रही हैं, और जिस बिंदु पे आकर के रेखाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पे आकर के कोण बनता है, वही उसका शीर्ष होता है। बात करें हरे कोण की, तो हरे कोण का शीर्ष कौन सा बिंदु है? जेड मैम। जेड, ये भी है जेड, ठीक है। अब देखते हैं कि भुजाएं, कौन कौन सी भुजा ने मिलकर के आपके लाल कोण को बनाया है? देखिए और बताइए कौन कौन सी भुजा से लाल कोण बन रहा है? मैम AZZ। AZ ZB, ठीक है। AZ और BZ कह लो, ZB कह लो, उसकी मदद से हमारा लाल वाला कोण बनना। देखो AZ और ZB, सिंपल था बिल्कुल। वैसे हरे कोण को बताइए भुजा। BZZC मैम। BZCZ। तो हरे और लाल कोण में शीर्ष कॉमन आ चुका है, जो कि Z है। और बात करें भुजा की, तो भुजा भी कॉमन आ चुकी है, जो कि कितनी है?
जो है BZ, ठीक है। शीर्ष कॉमन है Z और भुजा कॉमन है BZ, तो इसका मतलब पहली दो कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो चुकी हैं। उभयनिष्ठ भुजा पूछी थी, जी हाँ है, कौन सी है, तो हमने कहा BZ है। उभयनिष्ठ शीर्ष पूछा, हमने कहा है, कौन सा है, तो Z है। क्या तीसरी कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि यस जो मैम। भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, जैसे कि उभयनिष्ठ भुजा कौन सी थी, BZ थी, तो मैं इसको लिख लेती हूँ कॉमन कि BZ जो है वो कॉमन भुजा है। कौन कौन सी भुजाएं कॉमन नहीं है, तो ये है नॉन कॉमन, नॉन सी इसको लिख दिया, इसको भी लिख दिया मैंने, नॉन कॉमन मतलब नॉन सी। तो जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं होंगी वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में होनी चाहिए। अगर एक भुजा इस दिशा में है तो दूसरी भुजा इस दिशा में होनी चाहिए, और वैसा ही हो भी रहा है। एक नॉन कॉमन साइड जो है वो हमारी कॉमन साइड के ऊपर की तरफ को है, तो वहीं पे दूसरी नॉन कॉमन साइड जो है वो हमारे कॉमन साइड के नीचे की तरफ को है। दोनों उल्टी दिशा में है, एक ऊपर तो दूसरी नीचे। तो इसने जो है वो तीनों कंडीशन को पूरा कर लिया है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है। और अब हम देखें तो ये आसन्न कोण बन चुके हैं, क्योंकि तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई जो है वो हो चुके हैं। तो ये था आसन्न कोणों के बारे में। इसी से जुड़ा हुआ एक रिवीजन क्वेश्चन करेंगे पोल में, जो कि आपके पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है। आज की क्लास से को लेकर के इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, सवाल आपके सामने कुछ इस तरह का है कि क्या कोण एक और दो आसन्न कोण है। तो पहले तो आकृति ध्यान से देख लीजिए। एक रेखा यहां से आ रही है, और सॉरी, और एक यहां को जा रही है, दूसरी रेखा जो है वो यहां से आ रही है। एक कोण आपका बन रहा है इस बिंदु पर, इसको अगर मैं नाम दे दूं O, और दूसरा कोण सॉरी, इसका नाम O नहीं दे सकते, इसका नाम अगर मैं दे दूं P, और एक कोण आपका बन रहा है बिंदु O पर। तो आपने बताना है कि क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न हैं या नहीं है। उभयनिष्ठ भुजा ढूंढ लीजिए, उभयनिष्ठ शीर्ष ढूंढ लीजिए, मिलता है तो बहुत अच्छे, नहीं मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि ये आसन्न कोण है या नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए इसका आंसर बच्चों आपने देना है पोल सेक्शन में, जहां पे मैंने दी थी 4 ऑप्शन। तो अभी उनको मैं करती हूँ फटाफट से ठीक, और पोल आप सभी के सामने अब तक आ चुका होगा। सभी बच्चे जाइए अपना आंसर वहां पे दे दीजिए कि क्या ये कोण आसन्न कोण है। क्या आपको देखने में लग रहा है कि आसन्न कोण है? अगर लग रहा है हाँ है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, लग रहा है नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 12 स्टूडेंट मतलब कि 12 बच्चे हैं। 12 में से 6 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, लेकिन अभी 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों, काफी अच्छे सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे। 10 11 12 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस देखना है और बताना है अपना आंसर, है ना। तो 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो करते हैं अब हम 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी 11 बच्चों ने आंसर दे दिया था। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 11 में से शायद 8 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कल ही कि, सॉरी कल नहीं, पिछली क्लास में ही, कि आसन्न कोण कैसे होते हैं जो एक के बाद एक बने। लेकिन यहाँ पे तो देखिए कोण ही बड़े अजीब से बन रहे हैं। क्या कारण रहा होगा जो आपने मना किया कि ये आसन्न कोण नहीं है? कारण भी बताएं। मैम इसमें शीर्ष नहीं है।
इनके जो शीर्ष हैं वो एक समान नहीं है, क्योंकि एक कोण यहाँ हवा में ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। तो ऐसे कोण आसन्न कोण नहीं होते। आसन्न कोण हमेशा कैसे होते हैं कि एक कोण यहाँ पे शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो जहां ये कोण खत्म हुआ वहीं से अगला कोण शुरू हो जाएगा। ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहा जाता है, ठीक है, ऐसे कोणों को नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये तो था पिछली क्लास के बारे में। अब करते हैं आज का टॉपिक शुरू, जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास से। उसका नाम है कोणों के रैखिक युग्म, जो कि आपने अपनी गणित की बुक में बहुत बार सुना होगा, बहुत बार इसका इस्तेमाल आपने किया होगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन कोणों के रैखिक युग्म के लिए क्या शर्तें होती है, कैसे वो बनता है, वो हम अच्छे से और डिटेल में आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है कोणों का रैखिक युग्म? तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। ऐसे आसन्न कोण, तो देखो कोणों के रैखिक युग्म को समझने के लिए हमें आसन्न कोणों के बारे में पता होना चाहिए था, इसलिए हमने आसन्न कोणों के बारे में पिछली क्लास में भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, और आज की क्लास में भी इसका थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन हमने कर लिया है। तो रैखिक युग्म क्या है, कोणों का रैखिक युग्म क्या है? कुछ नहीं, एक तरह के ये भी आसन्न कोण ही है। तो ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री होता है, उनको हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर इसकी दूसरी परिभाषा पढ़े कि अगर कभी क्या हो, कैसे पता लगाना है कि यहाँ पे कोणों का रैखिक युग्म बन रहा है या नहीं बन रहा, तो अगर एक ही रेखा पर दो आसन्न कोण स्थित हो या एक ही रेखा पर दो आपके आसन्न कोण बन रहे हो, तो आप समझ जाना कि ये दोनों ही रैखिक युग्म बना रहे हैं। कब? जब ये एक ही रेखा पर बन रहे हो। और वो रेखा कौन सी है? मान लीजिए मैंने लिखा इसको ए बी, तो मुझे दिख रहा है इस ए बी रेखा पर ही मेरा ये वाला कोण भी बन रहा है एक्स, और ये वाला कोण भी बन रहा है वाई। और क्या ये दोनों आसन्न है? जी हाँ, ये दोनों कोण आसन्न कोण भी हैं। तो एक ही रेखा पे जब दो आसन्न कोण बनते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि यहाँ पे कोणों का रैखिक युग्म बन गया। और कोणों का रैखिक युग्म जहां पे भी बनता है, वहां पर हम उन दोनों कोणों को जब भी जोड़ेंगे, उत्तर हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो कुछ शर्तें हैं कोणों के रैखिक युग्म को पहचानने के लिए, तो चलिए उनको पहले लिख लेते हैं, फिर इसको और अच्छे से सीखेंगे। पहली शर्त ये है कि ये भी दो होते हैं, दो या तीन मतलब हो सकते हैं जितने भी, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि ये कैसे होने चाहिए, ये आसन्न कोण होने चाहिए, ठीक है। कैसे कोण हो? आसन्न कोण हो। और इनका जो जोड़ होता है, जोड़ मतलब कि इनको जब जमा हम करेंगे, जब इनका हम योग निकालेंगे, तो वो योग जो है वो 180 डिग्री का आना चाहिए। और नंबर 3 कंडीशन, ये आसन्न कोण जो है वो एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर जो है वो बने होने चाहिए, ठीक है। तभी ये बनता है आपके कोणों का रैखिक युग्म। तो ये थी इसकी थ्योरी। अभी करते हैं बात कि एक ही रेखा वाले को क्यों रैखिक युग्म कह रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही इजी सा इसका कारण है, इसका रीजन है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब दो कोणों को जोड़ा तो उनका जो जमा करके 180 डिग्री आ रहा है। और हमें ये भी पता है कि जब 180 डिग्री का कोण बनता है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं बनता, कभी भी ऐसा नहीं बनता, कभी भी ऐसा नहीं बनता, बल्कि वो तो सीधी लेटी हुई रेखा पर, ये जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस रेखा पर ऐसा बनता है ना। तो कभी भी अगर आपके दो कोण हो, तीन कोण हो, चार कोण हो, कितने भी कोणों का जब आप जोड़ रहे हो और उनका जो योग है अगर वो 180 आ रहा होगा, तो वो सभी कोण एक सीधी रेखा पर ही बने हुए होंगे, और उनको जोड़ने पे, ऐसे करने पर 180 का कोण बन रहा होगा। तो अगर आपको अभी समझ आ गया कि रैखिक युग्म में हमेशा सीधी रेखा को ही क्यों ढूंढना है, तो अभी आप वाई टाइप कर सकते हैं। डाउट है तो मुझसे पूछिए कि रैखिक युग्म में, ठीक है, आपने कहा रिपीट करने को, तो रिपीट हम कर लेते हैं। हमने अभी सीखा कि रैखिक युग्म हम उन्हीं कोणों को बोलेंगे जो एक तो आसन्न हो, उनका योग 180 हो, और दूसरा वो एक ही रेखा पर बने होने चाहिए। वो दोनों कोण एक ही रेखा पर, सेम रेखा पे बने हुए होने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों?
एक ही रेखा पे क्यों बने होने चाहिए? क्योंकि हमें पता है जहां जहां पर 180 का कोण बनेगा, जब जब 180 का कोण बनेगा तो वो कभी भी ऐसे नहीं बनता, कभी भी ऐसे नहीं बनता, कभी भी ऐसा नहीं बनता, बल्कि वो तो एक सीधी रेखा के ऊपर बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा 180 का कोण बनता है, वो भी इस तरह का। तो इसलिए जहां पे भी रैखिक युग्म बन रहा होगा, जहां पर भी आपके कोणों का योग 180 आ रहा होगा, वहां पे कोणों की शक्ल ऐसी होगी। 180 का कोण हमेशा सीधी खड़ी रेखा पे ही बनता है, उसको कभी भी ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते। इसलिए हमने कहा कि आपके आसन्न कोण जो है वो सीधी रेखा पर बने होने चाहिए। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना। ठीक है, चलो अब करते हैं एक और यहाँ पे थोड़ा सा इसका छोटा सा एग्जांपल, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आ सके। मैंने एक कोण ऐसा बनाया, ऐसा और ऐसा। यहाँ पे जो है वो मेरे दो कोण बने। पहला कोण ऐसा बना लाल रंग का, दूसरा बना नीले रंग का। अब मुझे ये तो दिख रहा है कि मेरा लाल वाला कोण और मेरा नीला वाला कोण आसन्न कोण है, लेकिन क्या यहाँ पर रैखिक युग्म भी बन रहा है? बताइए जरा। नो मैम। नहीं बन रहा, कैसे पता लगा? हमने देख के ही पता लगा लिया कि ये रैखिक युग्म नहीं बन सकता, क्योंकि रैखिक युग्म अगर बन रहा होता तो इन दोनों की कोण की रेखा ऐसी बिल्कुल सीधी होती, यूं टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आसन्न कोण तो बन रहे हैं, लेकिन रैखिक युग्म कब बनेगा? जब ऐसी सीधी रेखा आपको नजर आएगी और उस सीधी रेखा के ऊपर दो कोण बन रहे होंगे, तब आप कहोगे कि हाँ, अब हमारा रैखिक युग्म जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो अभी रैखिक युग्म में कोई डाउट, रेखा सीधी होने में कोई डाउट किसी को है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है कि एक सीधी रेखा थी, इस सीधी रेखा के ऊपर जो है वो दो कोण बने। एक कोण बना यहाँ पर 30 डिग्री का, एक बना 150 डिग्री का, और ये दोनों ही कोण जो है वो आसन्न कोण थे। आसन्न कोण थे, एक ही रेखा पर थे, और इनको जब हमने जोड़ा तो जोड़ करके हमारे पास आया 180। तो हम कहेंगे जी हाँ, यहाँ पर जो है वो रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, ऐसा दिखता है आपका रैखिक युग्म। पर हमेशा जरूरी नहीं कि आपका रैखिक युग्म हमेशा लेटा हुआ ही हो, वैसा भी हो सकता है कि खड़ी रेखा सीधी और इस पे जो है वो ऐसे को रेखा चली गई, और यहाँ पे कोण ऐसे ऐसे को बन गए, तो ये भी आपका रैखिक युग्म होता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि हमेशा आपको सीधा दिखने को मिलेगा। आपको ऐसा भी दिख सकता है कि वो लाइन आपकी सीधी खड़ी हो और कोण पर आपको देखने में सेम होगा। एक ही लाइन पे, इस काली वाली लाइन पे दो कोण बन रहे हैं और दोनों आसन्न है, तो ये भी रैखिक युग्म ही है। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं आगे और इसके बारे में। फिर इन्होंने यहाँ पे आपको पूछा है कि अभी आपको रैखिक युग्म तो पहचान में आ गया, कैसे पहचानना है। पर अगर आपको ऐसा कुछ सवाल आ जाए, जैसे कि एक रेखा यहाँ पे ये है और दूसरी रेखा यहाँ पे ये जा रही है, एक कोण तो इन्होंने हमें बता दिया कि 45 डिग्री का है, लेकिन दूसरा कोण इन्होंने हमें नहीं बताया, बल्कि ये कह रहे हैं कि दूसरा कोण कितने डिग्री का है इसका पता आप लगाइए। तो बताइए, अगर ये पूरा यहाँ पर एक रैखिक युग्म बन रहा था जो कि हमें दिख रहा है, और उसमें से अगर एक कोण 45 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? मैम पहला 180 में से डिग्री का मैम। हम क्या करेंगे, तो 80 में से 45 डिग्री को कर देंगे माइनस, क्योंकि जब आपको टोटल पता है, जब आपको इनका पूरे का पूरा योग पता है, जब आपको एक कोण की वैल्यू पता है, तो योग में से, टोटल में से दिए गए कोण को माइनस कर दो। यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पे 3 1, तो 135 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 135 डिग्री का कोण। तो बस यही था इसमें कि रैखिक युग्म को पहचानना कैसे है, और मिसिंग कोण की, जो कोण की वैल्यू हमें नहीं दी है उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ये दो चीजें इसमें थी। अगर आपको ये दो चीजें समझ आ चुकी है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी बच्चों पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। और इनका योग हमेशा 180 होता है, तो हमने पता लगा लिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, कि
कभी अगर एक ही रेखा पर दो कोण बन रहे हों तो उनको तो हम कहेंगे कि वो हमारे रैखिक युग्म बना रहे हैं। लेकिन अगर वही कोण, सेम वही कोण एक ही रेखा पर नहीं बन रहे हों लेकिन अलग अलग बन रहे हो, जैसे देखो ये 30 डिग्री का अलग से बन रहा है, 150 डिग्री का अलग से बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं जिनको जोड़ने पे 180 आता है? बताइए, हमने पिछली क्लास में तो पढ़ा था। समपूरक कोण, ठीक है, इनको हम कहते हैं समपूरक। और समपूरक कोण की तरह एक और कोण हमने पढ़ा था, क्या कोई उसका नाम बता सकता है? पूरक कोण। पूरा कोण मैम। इसमें इनको जोड़ के कितना आता है? 90 डिग्री। 90। बिल्कुल सही। तो जब ये कोण अलग अलग है तो ये संपूरक कोण है, पर जैसे ये दोनों कोण एक ही रेखा पे बन गए तो इन्होंने यहाँ पे मिलकर के कोणों का रैखिक युग्म बना दिया है। मेन चीज फिर से मेरी बात सुन लीजिए, कोणों का रैखिक युग्म जब भी बनेगा तो आपकी ये वाली रेखा बिल्कुल सीधी ऐसी तनी हुई खड़ी हुई मिलेगी आपको, ठीक है, उसी को आपने रैखिक युग्म कहना है। बाकी अगर बाकी के कोण जो होंगे और उसमें खड़ी रेखा नहीं होगी, सीधी रेखा नहीं होगी, तो उसको हम रैखिक युग्म का नाम नहीं दे सकते। चलिए, तो अभी इसी नॉलेज के आधार पर जितना भी हमने पढ़ा, इसी के आधार पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो सवाल आप सभी के सामने ये है, आपने इन कोणों में देख के पहचानना है कि कौन है जो रैखिक युग्म बना रहे हैं। चलो, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा दूर से ही। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, चारों में से कौन है जो रैखिक युग्म बना रहा है? अगर आपने देख के पता लगाना है, देख के पता लगा लो, पर रिस्क नहीं लेना है अगर, तो जमा करके देखो, ठीक है। अगर आपको देख के अंदाजा हो गया है तो आप अपना आंसर जाकर के पोल में दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको देख के अंदाजा नहीं हो रहा तो जमा कर लो चारों ऑप्शंस को, चारों ऑप्शन के कोणों को जमा कर करके चेक करो कि कौन से कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं। चलिए, तो 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 15 बच्चे, सॉरी 12 बच्चे क्लास में हैं, 12 में से 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना आंसर देने की, है ना। चलो, तो 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10, 11, 12, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर पोल में जा करके दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के, इस बार सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देखिए जरा, तो 12 के 12 बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से 11 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर माना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है भी या नहीं। तो सबसे पहली चीज हमने जो पढ़ी थी रैखिक युग्म के बारे में, वो ये पढ़ी थी कि रैखिक युग्म में जो दो कोण बनेंगे वो सीधी खड़ी रेखा पर बनेंगे, ऐसे। इसके पास सीधी रेखा थी, इसके पास थी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी, इसके पास तो एक नीचे को ऐसे से जा रही है, और इसके पास भी थी टेढ़ी मेढ़ी। तो देख के हमने पता लगा लिया कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि 180 का कोण हमेशा सीधी रेखा पे बनता है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर कभी भी 180 का कोण नहीं बन पाता है। तो देखने में हमने पता लगा लिया ऑप्शन नंबर ए है। अब चलिए इसको जमा भी करके देख लेते हैं कि सच में है या नहीं। तो जब आप 120 में 60 जोड़ोगे तो 0, 6, 7, 8, 180, तो यहाँ पे आपके पास 180 डिग्री आ गया। यहाँ पे आ रहा था 90 डिग्री, यहाँ पे आ रहा था 160 डिग्री, यहाँ पे आ रहा था 9, 10, 11, 12, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जमा करने पे इसने 180 ला करके दिया, और देखने में भी यही हमें लग रहा था रैखिक युग्म। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोनों केसेस में सही उत्तर निकला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और सवाल, पोल में ही उसको करेंगे। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? ललित नायक जी के नाम से जो है बेटा, माइक ऑफ कर दीजिए। ललित नायक जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं, शायद आपका नाम आर्यन है, कंफर्म मुझे अभी नहीं है। माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, सॉरी, चैट ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने ये है कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करो। अगर ए बी एक लाइन है, तो इन्होंने कहा ए बी एक रेखा है,
ठीक है, ये आपको बता रहे हैं कि ए बी एक रेखा है और उस रेखा पर ऐसे दो कोण बन रहे हैं। उन दो कोणों को अच्छे से देखो, पहचानने की कोशिश करो कि क्या यहाँ पे बन रहा है, क्या ये आपस में बना रहे हैं। ठीक है, और उस पे आपने फिर क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। एक बार मैं फिगर कंप्लीट कर लूं। ये लाल वाला कोण जो बन रहा है इसका नाम है एक्स, और ये नीला वाला जो कोण बन रहा है इसका कुछ नाम तो नहीं है, पर इसका जो माप है वो है 152 डिग्री, और ये है ऊपर वाला है एक्स। तो आपने बताना है एक्स की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले तो ये पता कीजिए एक्स और 152 मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक बार आपको वो पता लग जाए, उसके बाद उसी की मदद से आप एक्स की वैल्यू को आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं। 13 में से 7 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी कोशिश कीजिए अपनी अपनी तरफ से। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सोच समझ के हल करके अपना आंसर देना है। ठीक है, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, क्लास में अभी 12 स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट अभी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है पोल में। तो बेटा आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। अच्छा, 2 बच्चे अभी रहते हैं, एक नहीं 2, जिन्होंने अपना आंसर पोल में नहीं दिया है। ठीक है, 12 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। एक स्टूडेंट अब रहते हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया, तो बेटा अभी अपना आंसर पूरे सेक्शन में जाके कर दीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं वेट 10 सेकेंड्स का। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। बताइए अपना अपना आंसर। मैम बी। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि x और 152 मिलकर के क्या बना रहे हैं। मैम 180 डिग्री। उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म। कब रैखिक युग्म बनेगा बच्चों, जब आपको ये चीज प्रश्न में दी गई होगी कि ए बी एक रेखा है, या जिस लाइन पे आपके कोण बन रहे हो, जब ऐसा लिखा हो प्रश्न में कि वो चीज एक रेखा है, तभी आपने कहना है कि रैखिक युग्म बन रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया होता कि ए बी एक रेखा है, तो आप नहीं कंफर्म होते कि ये सचमुच में रैखिक युग्म है या नहीं है। ठीक है, तो इस बात का सभी ने ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रश्न में दिया हो कि ये चीज एक रेखा है, तभी आप कहेंगे यहाँ पे रैखिक युग्म बना। रैखिक युग्म बना तो मतलब 180 डिग्री का बना होगा। अब दोनों कोणों को मिला के 180 आ रहा है, उसमें से अगर एक कोण 152 डिग्री का है, तो इट मींस हमने करना है इसको माइनस। तो करते हैं इसको माइनस और निकालते हैं वैल्यू। तो 2, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पे तो क्रॉस, तो 28 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया था। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी कर लेते हैं एक और सवाल, पोल में ही उसको करेंगे। तो अभी बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि नीचे दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी एक रेखा है। तो यहाँ पे भी आपको इन्होंने कहा कि ए बी एक रेखा है, और इस ए बी रेखा के ऊपर जो है वो दो कोण बन रहे हैं कुछ इस तरह के। जो आपका लाल कोण है उसका कुछ नाम तो नहीं है, पर उसका जो माप है वो है 115 डिग्री, और जो आपका कोण नंबर नीले रंग का बन रहा है उसका नाम है कोण ए। तो ये कह रहे हैं इसकी मदद से आप ए की वैल्यू का पता लगाइए। अगर एक कोण 115, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी।
आंसर देना है आपने पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपना आंसर पोल में देने की, सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। और सही उत्तर तक अगर आप पहुंचते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाते, गलत उत्तर आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि उससे फिर हमें गलतियां पकड़ में आएंगी, गलतियों को हम सीखेंगे, सुधारेंगे, है ना। और जिसकी जितनी गलतियां सुधरती है उसमें उतनी ही इम्प्रूवमेंट होती है। तो मैम इसलिए गलत कोशिश कर करो, दिया। आंसर दो। ठीक है, वेरी गुड। जितने बच्चों ने आंसर दे दिया है उन सभी को वेरी गुड, और जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं वो भी कोशिश करते रहे, उन्हें भी सभी को वेरी गुड, क्योंकि मुझे पता है आप सभी इसको सॉल्व कर रहे हो। तो 12 में से 8 बच्चों ने तो आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों इसको आराम से हल कर लीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दीजिए। चलिए, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जो गड़बड़ हो रही है वो माइनस करने में हो रही है, बाकी तो सब ठीक है, पर थोड़ा सा माइनस करने में थोड़ा जो हासिल वगैरह वो ध्यान से लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। 9 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। 9:05 तक का इंतजार करेंगे, अगर तब तक सभी के आंसर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 की गिनती शुरू कर देंगे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बेटा कोशिश कीजिए और अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक, 9:04 हो चुके हैं, 1 मिनट का समय है अभी आपके पास, तो सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दे दीजिए, जिन 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो 9:04 हो चुके हैं, 9:05 भी होने ही वाले हैं, फिर हम 10 सेकेंड की काउंटिंग शुरू कर देंगे। अभी भी टाइम है बच्चों, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, सिर्फ 10 ही बच्चों ने आंसर दिया। देखिए, 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, आंसर सभी ने देना है। सही होता है देखा जाएगा, गलत होता है तो भी देखा जाएगा, आंसर किया करो, ठीक है। बताइए अपना अपना आंसर। ठीक है, यहां पर भी बन रहा था रैखिक युग्म, मतलब कि ये बन रहा था 180 डिग्री का। 180 में से हमने 115 को जो है वो घटाना था, तो घटाते हैं। 10 में से 5 गए, 5, 10 कैसे बना, क्योंकि यहाँ से हासिल हमने ली, तो हासिल ली तो यहाँ पे बच गया 7, है ना, यहाँ पे बच गया 7, तो 7 में से 1 गए तो आता है 6, और 1 में से 1 गए तो 0, तो 65 डिग्री इसका आंसर होना था। देखो, बहुत से बच्चों ने अपना आंसर ठीक तो किया, लेकिन गलती कहाँ की, तो माइनस करने में, क्योंकि फर्क ही क्या था, एक 75 था, एक 55 था, एक 65 था, ज्यादा फर्क नहीं था, बस इस वाले, है ना। तो इसलिए थोड़ा माइनस में जल्दबाजी के चक्कर में कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ध्यान अगर आप देते तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन कोई बात नहीं, सभी ने कोशिश की, इसलिए सभी को वेरी गुड। अभी अगर आप सभी को समझ आ चुका है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्यों है और बाकी सभी ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं, तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। डाउट है तो अभी के अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो ये था रैखिक युग्म के बारे में और आसन्न कोणों के बारे में जो हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अब हम पढ़ने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये शब्द भी आपने बहुत बार अपनी मैथ में सुना होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो आज हम इनको अच्छे से देखेंगे कि क्या होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण, कैसे इनको पहचानना है। सबसे पहली चीज, आपके शीर्षाभिमुख कोण बनते कब हैं? आपके शीर्षाभिमुख कोण तब बनते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब कि एक दूसरे को जब काटती हैं तब आपके शीर्षाभिमुख कोण जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो एक कोण यहां बन रहा है ऐसे, और एक कोण यहां बन रहा है ऐसे, एक कोण बन रहा है यहाँ पर। चार कोण टोटल बन रहे हैं, 1 2 3 4। हमें दिख भी रहा है कि चार ही कोण बन सकते हैं और कोण इसमें नहीं बन सकते। करते हैं इसको थोड़ा सा जूम और अब देखते हैं कि इसको पहचानना कैसे है। तो नाम से ही पता लग रहा है शीर्षाभिमुख, मतलब कि जिनके शीर्ष एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे उल्टे पे हो। तो अगर मैं बात करूं कोण एक और कोण तीन की, तो कोण एक का शीर्ष जो है वो ऊपर की तरफ को था, कोण तीन का शीर्ष जो है वो नीचे की तरफ को है। इसलिए हमने कहा कि कोण एक और तीन जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है। इसका शीर्ष ऊपर को, इसका शीर्ष नीचे को। तो हमने कहा कि ये जो यहाँ पे कोण बन रहे हैं ये कैसे हैं? ये हैं शीर्षाभिमुख। देखो ये ऊपर की तरफ को बन रहा है, ये नीचे की तरफ को बन रहा है, तो एक और तीन शीर्षाभिमुख होंगे। और वहीं अगर हम बात करें कोण चार और कोण दो की, तो कोण चार देखिए उसका जो शीर्ष है वो सॉरी बाई तरफ को है, मतलब लेफ्ट की तरफ को है। और बात करें कोण दो के शीर्ष की, तो उसका शीर्ष कोण दाएं तरफ को है। इंग्लिश में बोल देते देखो, ये आपका लेफ्ट की तरफ को है, ये आपका राइट की तरफ को है। तो हम कहेंगे इनके शीर्ष है एक दूसरे के उल्टे, तो इसलिए ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। बात करें एक और तीन की, तो इसका शीर्ष ऊपर की तरफ को है, इसका शीर्ष नीचे की तरफ को है, डाउन नीचे की तरफ को है। तो हम कहेंगे ये भी हो गए शीर्षाभिमुख कोण। तो अभी शीर्षाभिमुख कोण में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये ऊपर की तरफ को, ये नीचे की तरफ को, एक दाएं की तरफ को, एक बाएं। अच्छा आपने कहा रिपीट, तो चलिए इसको रिपीट करते हैं, फिर से मिटाती हूँ मैं इसको। सबसे पहली चीज, आपके शीर्षाभिमुख कोण तब बनेंगे जब आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को। एक रेखा यहां से गई हरे रंग की मान लीजिए, और दूसरी रेखा यहां से गई काले रंग की। जब इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो चार कोण बने। पहला एक कोण यहां पर बना, दूसरा कोण यहां पर बना, तीसरा कोण यहां पर बना और चौथा कोण यहां पर बना। इसमें हमने ढूंढना है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण वो होते हैं जिनका शीर्ष बिल्कुल ही उल्टा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि बात करें कोण एक और कोण तीन की, कोण एक का जो शीर्ष है वो देखिए ऐसे ऊपर की तरफ को आ रहा है, कोण तीन का जो शीर्ष है वो नीचे की तरफ को आ रहा है। तो हम कहेंगे एक और तीन शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, बात करें चार और दो की, तो कोण चार का जो शीर्ष है वो बाईं तरफ को है, कोण दो का जो शीर्ष है वो दाईं तरफ को है। तो इनका शीर्ष भी उल्टा हो गया, तो हम कहेंगे ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अगर एक का शीर्ष ऊपर तो दूसरे का नीचे होगा, एक का अगर राइट है तो दूसरे का अगर लेफ्ट होगा, तो हम उनको कहेंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फिर और करते हैं इसकी कुछ और उदाहरण। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि एक तो ये कोण शीर्षाभिमुख होते हैं, और दूसरी बात शीर्षाभिमुख कोण के बारे में कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं माप में। अगर मैं कहूं कोण एक जो है वो 105 डिग्री का है, तो एक और कोण यहाँ पे 105 डिग्री का होगा। आप बताइए वो कौन सा कोण होगा? मैम तीन। तीन।
कोण नंबर 3 जो है वो भी 105 डिग्री का ही होगा, क्योंकि कोण 3 और कोण 1 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, और जब ये शीर्षाभिमुख होंगे तो इनका जो माप होता है वो भी बिल्कुल बराबर होता है। अगर कोण 2 जो है वो 80 डिग्री का है, तो कौन सा कोण 80 डिग्री का होगा? मैम 4। 4, कोण नंबर 4 ये भी आपका होगा 80 डिग्री का, क्योंकि 4 और 2 शीर्षाभिमुख है, 1 और 3 शीर्षाभिमुख है, तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चलिए अभी एक और सवाल करते हैं यहाँ पर, और आप मुझे बताइएगा वो कोण शीर्षाभिमुख है या नहीं। एक कोण जो यहाँ से शुरू हो करके यहाँ तक बन रहा हो, और एक कोण जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा हो, ये लाल और नीला कोण, क्या ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं? नो मैम। नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ऐसे शीर्षाभिमुख कोण तो ऐसे होते ही नहीं है। वो तो अगर नीला वाला यहां से यहां तक है, अगर नीला वाला इन दो रेखाओं को मिलके बन रहा है, तो लाल वाला भी इन दो रेखाओं को मिलकर के ही बनना चाहिए था। तब हम इसको कहते कि हाँ अब ये शीर्षाभिमुख है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हरा और नीला ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, लेकिन लाल और नीला ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख होने के लिए भुजाएं सेम होनी चाहिए। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए का, इसको नाम दे दूं ओ का, इसको बी, इसको सी, इसको डी, चलो भुजाओं में इतना हम नहीं पढ़ते, पर तो देखने में हमें लग रहा है, यहाँ पर देखने में पता लग रहा है कि अगर आपका शीर्षाभिमुख होता तो वो इसका यूज करता, ठीक है, इन दो का। और अगर लाल वाले का कोई होता तो, इस वाले का अगर कोई शीर्षाभिमुख होता तो, इस वाले का सिर्फ इतने वाले का, तो वो होता है ऐसे नीचे से, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई ऐसा कोण है जो दो कोणों से मिलके बन रहा है, वो एक सिंगल कोण का शीर्षाभिमुख नहीं होगा। बहुत सी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज, अगर कोई ऐसा कोण है जो दो कोणों से बना है, मैं कैसे बोल रही हूँ ये दो कोणों से बना है, क्योंकि इसके अंदर देखो एक यहाँ से यहाँ तक का कोण है, एक यहाँ से यहाँ तक का कोण है, इन दोनों कोणों से ये पूरी की पूरी चीज बनी, इसलिए ये पूरा कोण इस सिंगल अकेले कोण का शीर्षाभिमुख नहीं हो सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है जो हमें समझ में आनी चाहिए और हमें अपने दिमाग में भी रखनी है, ठीक है, कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे नहीं दिखते। तो शीर्षाभिमुख कोण ऐसे नहीं दिखते, वो होता है एक ऊपर तो दूसरा नीचे, एक दाएं तो दूसरा बाएं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, एक सवाल कर लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर। तो अभी के लिए चैट हो चुकी हो, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने कुछ ये है कि दो रेखाएं थी, वो दोनों रेखाएं आपस में जो है वो टकराई, प्रतिच्छेद कर गई। प्रतिच्छेद करने पर कुछ कोण बने। पहला कोण बन रहा है यहां से यहां तक, और दूसरा कोण बन रहा है यहां से यहां तक। आपको पूछा गया है कि क्या बी और ए शीर्षाभिमुख कोण है। अगर हैं तो आपने करना है ऑप्शन नंबर ए पे टिक, अगर नहीं है तो आपने करना है ऑप्शन नंबर बी पे टिक। कहां पर? पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। तब तक के लिए अपना अपना आंसर जो है वो डिसाइड कर लीजिए अच्छे से। और पोल भी ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पर अपना आंसर दे सकते हैं। सॉरी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं, 13 में से 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा आप सभी कर रहे हो। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं,
आपने बस बच्चों इसको ध्यान से देखना है और देख के बस इतना बताना है कि ये जो पूरा कोण बन रहा है कोण ए और जो छोटा सा कोण बन रहा है कोण बी, क्या ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है? अगर आपको लगता है कि हाँ है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो। अगर लगता है कि नहीं ये तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज करेंगे, हैंड डाउन करके हैंड रेज कीजिए वो बच्चे जिन्होंने अपना आंसर दे दिया है। अंजू, अंशुका, समीर, प्रिंस और किस किसने आंसर दिया है? हाँ, अंशुका, आपका नाम मैंने ले लिया बेटा, अंशुका और कुशाल, दीपा, विशु, अच्छा विशु ने दे दिया है, दीपा, भूमि, हरि किशन जी के नाम से जो हैं, आर्यन, धीरज। बच्चों अपना आंसर दे दीजिए, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। जया, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, विशु ने दे दिया है, आर्यन ने दे दिया है, भूमि ने दे दिया है। तो अभी रहते हैं दीपा, धीरज, जया और अंशु जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं वो। तो आंसर दे दीजिए बच्चों पोल में, क्योंकि थोड़ी देर में पोल आपका एंड होने वाला है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10, 11, 12, 13, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं वेट 10 सेकेंड्स का और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि 9 ही बच्चों ने केवल आंसर दिया और 9 में से 7 बच्चों ने कहा कि ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है और 2 बच्चों ने कहा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो चलिए लगाते हैं इसका पता। तो हमने कहा था कि अगर आपको कोई कोण ऐसा दिख रहा हो जो कि बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर वो कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वो बराबर दिखने भी चाहिए ना। लेकिन हमने देखा कि एक कोण बड़ा और दूसरा कोण छोटा, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख नहीं है। और मैंने आपको पीछे ही एक और चीज भी बताई थी जिससे आप इसका पता लगा सकते थे। क्या चीज? कि अगर कोई कोण दो कोणों से बन रहा है, जैसे कि इसकी मदद से और इसकी मदद से हमारा ये पूरा कोण बन रहा था, तो इसने यहाँ पे 2 कोणों की मदद ली, तो 2 कोणों से बना हुआ एक कोण और बेचारा सिंगल कोण शीर्षाभिमुख कैसे हो सकते हैं? तो हमने इसको इसलिए क्या कहा यहाँ पर कि नहीं, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे मैं पूछती हूँ एक सवाल। अगर ये वाला कोण 150 डिग्री का है तो मुझे बताइए कोण बी की वैल्यू कितनी होगी? मैम 150 क्योंकि इसकी क्यों? शीर्षा अभिमुख है। क्योंकि जो 150 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है ये कोण बी के शीर्षाभिमुख है, तो हम कहेंगे कि कोण बी भी 150 डिग्री का ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जो कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होते हैं वो कोण एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो चलिए करते हैं एक सवाल पोल में। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि अगर आपके पास 2 रेखाएं हैं जो कि प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक ऐसे और दूसरी ऐसे, और बन रहे हैं यहाँ पर कुछ कोण। एक कोण बन रहा है ऊपर की तरफ को और ये कोण आपके पास 135 डिग्री का है, और नीचे बन रहा है एक कोण जिसका नाम है एक्स। तो बताइए कि एक्स का मान कितना होगा? आंसर देना है आपने पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए 4-6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 12 स्टूडेंट हैं, तो 12 में से 6 बच्चों ने तो अपना आंसर दे दिया है, लेकिन 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर आपने देना है। ठीक है, सॉरी।
9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 11 12 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 3 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया, तो बच्चों ऐसा ना किया करें, आंसर दिया करें। बताइए अपना आंसर। मैम बी। बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 135 जो है वो इस एक्स के शीर्षाभिमुख है, और जब कोई दो कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होते हैं तो उनका माप भी बिल्कुल सेम होता है। अगर ये 135 का है तो ये भी 135 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो आज हम पढ़ चुके हैं आसन्न कोण, रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, और अब हम पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा। एक ऐसी रेखा जिससे आपके 9th के 6.2 के सारे सवाल बने हुए हैं, उस रेखा के बारे में आज हम देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे क्या होती है। तो तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा है कि जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वह तिर्यक रेखा कहलाई जाती है। कैसी रेखा? ऐसी रेखा जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटे, कहां पर? अलग अलग बिंदुओं पर। मान लीजिए एक रेखा मेरी ये गई, मान लीजिए दूसरी रेखा मेरी ये गई, और इन दोनों को काटने के लिए एक रेखा आई काले से रंग की। इस काली वाली रेखा ने क्या किया, इसका नाम अगर ए है, इसका नाम अगर बी है, तो काली रेखा ने ए रेखा को इस बिंदु पे काटा, बी रेखा को इस बिंदु पे काटा। मुझे ये बताइए, ये दोनों बिंदु अलग अलग हैं या एक ही हैं? मैम अलग अलग है शायद। शायद नहीं, है अलग अलग ही है। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि इनके हम नाम अलग अलग रख सकते हैं ना। अगर मैं इसका नाम एक्स रखूं तो इसको मैं वाई कह सकती हूँ। तो अगर इनके नाम अलग अलग हम रख पा रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि बिंदु अलग अलग है। अब मान लो यही सेम चीज हो रही है, सेम यही चीज, एक नीली रेखा आई, एक नीली रेखा आई और एक काली रेखा भी आई। इन्होंने भी एक दूसरे को काटा और इस बिंदु पे काटा। तो बताइए ये बिंदु सेम है या अलग अलग? मैम सेम है। ये सेम है ना। तो इसको इसको हम एक ही नाम दे सकते हैं। इसको मैं या तो ओ ही बोल सकती हूँ, या तो एक्स ही बोल सकती हूँ, या तो पी ही बोल सकती हूँ। इसको इसको मैं एक ही नाम दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हम दोनों बिंदुओं को अलग अलग नाम दे पा रहे थे। तो वही होता है कि तिर्यक रेखा किस वाले केस में होगी, जहां पर अलग अलग बिंदुओं पर वो काटे। अगर वो एक ही बिंदु पे काटेगी तो इनमें से कोई भी रेखा तिर्यक रेखा नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर केस ऐसा होगा तो आप मुझे बताओ, इस केस में कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है? रंग बता दो इसका। कौन सी रेखा है जो तिर्यक है, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटेगी अलग अलग बिंदुओं पर? कौन काट रही है, काली काली वाली या वाली। नीली वाली? काली काली वाली। वाली। तो हम कहेंगे ये है तिर्यक रेखा, ठीक है। तो बस ये था इसमें कि तिर्यक रेखा क्या होती है, कैसे उसका पता लगाना है, वही हम सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है एक केस। बताइए यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन है? मैम एल। एल। एल कह लो या फिर जो लाल रंग वाली रेखा है वो कह लो, लाल और एल, ठीक है। और इस केस में कौन है तिर्यक रेखा? मैम जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस केस में कौन है तिर्यक रेखा? यहाँ पर एल, ठीक है, ये एल, ये रेखा तिर्यक है। अब आते हैं इस पर, इसमें बताइएगा, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी रेखा है जो यहाँ पर तिर्यक रेखा है? आप कह रहे हैं जेड, ठीक है। और मैम यू। यू,
और ठीक है, जेड और यू को चेक करते हैं। देखो जिन जिन बच्चों को अभी तिर्यक रेखा समझ नहीं आया है ना, वो इस उदाहरण को अच्छे से सुने, आपको तिर्यक रेखा बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। तिर्यक रेखा कुछ नहीं है, उन उन रेखाओं को उन उन रेखाओं को हम तिर्यक रेखा कहेंगे जो एक ही बारी में दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटती हुई जा रही होती है। जैसे कि हम बात करें जेड की, आपने कहा जेड एक तिर्यक रेखा है, तो मैंने क्या किया, जेड रेखा जब बनाई तो इस जेड रेखा ने इस हरी वाली मतलब इस वाई रेखा को इस बिंदु पे काटा, एक्स रेखा को इस बिंदु पे काटा, यू रेखा को इस बिंदु पे काटा। जेड ने तीन रेखाओं को काटा तो जेड एक तिर्यक रेखा है, जो कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। बात करें यू की, आपने कहा यू भी तिर्यक रेखा है, तो यू को भी देख लेते हैं। तो यू जब इसने चलना शुरू किया और जब ये रुकी तो रास्ते में जाते जाते इसने वाई को यहां पर काटा, एक्स को यहां पर काटा और जेड को यहां पे काटा। तो यू ने भी तीन रेखाओं को काटा है, दो से ज्यादा ही वो रेखाएं हैं, तो इसका मतलब यू भी तिर्यक रेखा है। अब बची हमारे पास वाई और एक्स, तो इनको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं वाई को देखूं तो वाई ने भी जाते जाते दो रेखाओं को काटा है, एक जेड को एक यू को। तो क्या वाई को हम तिर्यक नहीं कह सकते? सोचिए और बताइए, वाई भी तो दो रेखाओं को काट रही है ना, तो क्या वाई तिर्यक नहीं होगी या होगी? होगी। होगी, ठीक है। तो वाई भी तिर्यक है। और बात करें अगर एक्स की, तो एक्स ने इस यू को यहां पर काटा, जेड को यहां पर काटा, एक्स ने भी दो रेखाओं को काटा है। तो ये ऐसा केस है कि इस केस में ये सारी की सारी रेखाएं ही तिर्यक रेखाएं कहलाई जाएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी रेखाएं ही दो या फिर दो से ज्यादा रेखाओं को काटती हुई जा रही है। अब दो या दो से ज्यादा ही क्यों ये कह रहे हैं, एक रेखा वाले को क्या करेंगे, अगर अगर कोई रेखा ऐसी है जो दो रेखाओं को नहीं काटे, सिर्फ एक ही रेखा को काटे, जैसे कि मान लो एक रेखा यहां से आई, एक रेखा यहां से आई, दोनों ने एक दूसरे को काटा इस बिंदु पे, इसमें से कोई भी रेखा तिर्यक नहीं होगी, बल्कि ये दोनों ही कैसी रेखाएं हैं? सोचिए और बताइए। पढ़ा है प्रतिच्छेदित हमने, रेखा। प्रतिच्छेदी, वेरी गुड। ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो इनमें कोई भी रेखा तिर्यक नहीं होती है, ये सारी प्रतिच्छेदी होती है। तिर्यक वही होगी जो या तो दो रेखाओं को काट रही हो या दो से ज्यादा रेखाओं को काट रही हो। तो ये था हमारा तिर्यक रेखा के बारे में। बाकी इससे इस पर आधारित जो पोल के क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी किसी बच्चे का आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट एवरीवन।